मैं रितेश श्रीवास्तव। आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे तरंग वेग, तरंग आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध, रिलेशन अमॉन्ग वेव वेलोसिटी, वेव फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये कह सकते हैं रिलेशन अमॉन्ग वी, एन एंड लैम्डा। देखिए, ये जो हम लोग एक संबंध पढ़ने जा रहे हैं, इस संबंध का सीधा यूज जो है हम लोग करते हैं उन जगहों पे जहाँ पे न्यूमेरिकल्स में या फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हम लोगों को जहाँ पे कन्वर्ट करके इक्वेशंस को, जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स और इन सब के जो इक्वेशंस हम लोग पढ़ेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इसमें आता है y = a sin ओमेगा t + phi। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे यूज करते हैं ओमेगा = 2πn है, तो फिर उसको जो है t के साथ क्या रिलेशन है और v की जगह पे क्या लिख सकते हैं जिससे कि हमको लैम्डा कहीं पूछा हो तो मिल जाए। इसके लिए जो है ज़्यादातर हमारा ये यूज आता है। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि तरंग वेग, तरंग आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध बताइए, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह के। और कभी कभी प्रूफ में पूछ लेता है 1 से 2 नंबर में, 2 नंबर के प्रूफ में पूछ सकता है, 1 नंबर में सीधे संबंध पूछ सकता है। तो इस हिसाब से ये एक जो छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए हम इसको आज देखते हैं अभी कि क्या है संबंध। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं बेसिक टर्म्स की, तो हम लोग वहाँ पे आवर्तकाल, आवृत्ति ये सब भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। जो हमारा पहले का लेक्चर है इसमें आप देख सकते हैं उसको। अब यहाँ पे जो टर्म है वो जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि यदि तरंग का आवर्तकाल यानी कि इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज़ कैपिटल T एंड फ्रीक्वेंसी या कहें आवृत्ति अगर स्मॉल n हो, तो कह रहा है यदि तरंग का आवर्तकाल कैपिटल T तथा आवृत्ति स्मॉल n हो तो, या इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज़ कैपिटल T एंड फ्रीक्वेंसी इज़ f, देन क्या हो जाएगा। कह रहे हैं t सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो जब हम कहेंगे कि t सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो उसको हम लोग लैम्डा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो लैम्डा होता है वो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने पर जितनी दूरी जो है एक तरंग चलता है उसका क्या होता है, मान होता है। उसको तरंग दैर्घ्य हम लोग कहते हैं। और कैपिटल T जो है वो क्या है, आवर्तकाल है, यानी एक कंपन पूरा करने में लगने वाला समय। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, होता है ना। तो t सेकंड में कितनी दूरी चले, तो t सेकंड में लैम्डा दूरी चले। क्यों? क्योंकि t सेकंड वह टाइम है जिसमें एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होता है, और लैम्डा जो है वह दूरी है जो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में वेव चलता है। ठीक है, तो इसलिए हो गया कि t सेकंड में कोई भी तरंग जो है वो कितनी दूरी चलता है, तो कहेंगे लैम्डा दूरी चलता है। अगर t सेकंड लगते हैं लैम्डा दूरी चलने में, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो ये वही वाला हो गया। अगर 10 पेंसिल मिलती है 20 रुपए में, तो 1 पेंसिल कितने में मिलेगी। क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 सेकंड में यानी 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो हो जाएगा λ/t। ठीक है, फिर इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि अगर 1 सेकंड में जो तरंग है अगर वह दूरी तय कर रहा है λ/t, तो ज़रा सा तरंग वेग की डेफिनेशन पे जाइएगा। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पे जो दूरी है वो लैम्डा है और समय जो है वो कैपिटल T है। तो क्या λ/t जो है वो दूरी बटा समय नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अगर λ/t जो है वह दूरी बटा समय है, तो यही तो वेग है। तो कहेंगे कि λ/t = v हो जाएगा, यानी तरंग वेग के बराबर वो तरंग वेग लिखा हुआ है। तो इसीलिए नीचे लिखे हैं अतः v = λ/t।
अब देखिएगा जो आवर्तकाल होता है और जो आवृत्ति होती है उसके बीच में एक रिलेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। वो क्या होता है? वो होता है T इज इक्वल टू 1/n। अब अगर हम लोग V इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी में T के जगह पे 1/n रख दें तो हो जाएगा V इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1/n। अब ये जो n होगा ये डिनोमिनेटर के टर्म से चला जाएगा किस में? न्यूमरेटर में, ठीक। और हो जाएगा V इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक। यही रिलेशन हम लोग को पढ़ना रहता है, V इज इक्वल टू n लैम्डा। इसी को हम कहते हैं, जहाँ पे V क्या है? तरंग वेग है, कहीं वेव वेलोसिटी है। n क्या है? आवृत्ति है तरंग की, या कहें कि वेव फ्रिक्वेंसी है। और लैम्डा क्या है? तो कहेंगे तरंग दैर्घ्य है, या फिर कहें वेवलेंथ है। एक और चीज़, जब कोई भी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? तो कहते हैं उसकी आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब मान लीजिए दो माध्यम हैं, एक एयर है और एक ग्लास है, ठीक। कोई वेग उसके अंदर आ रहा है एयर से ग्लास में। अब कंडीशन हो जाएगी कि अगर उसमें उसकी वेलोसिटी v1 है 1 वाले में, तो दूसरे वाले माध्यम में v2 हो जाएगी। पहले वाले में तरंग दैर्घ्य अगर लैम्डा 1 है तो दूसरे वाले में लैम्डा 2 हो जाएगी। पहले वाले में फ्रिक्वेंसी अगर n1 है तो दूसरे वाले में n2 हो जाएगी। ये हम लोग मानते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग फार्मूले को लिखें, संबंध को, तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे v1 इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1, v2 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 लिखेंगे। अब हम लोग अगर लिखें n1 इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन लैम्डा 1, और n2 इज इक्वल टू लिखेंगे v2 अपॉन लैम्डा 2। फिर हम लोग इस स्टेटमेंट पे आएंगे कि किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जैसे ही हम लिखेंगे कि तरंग की आवृत्ति जो है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलती है, इसका मतलब n1 इक्वल टू n2 हो गया। जैसे ही ये निकल के आया कि n1 इज इक्वल टू n2 होगा, n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन लैम्डा 1 भी है बेटा, और n2 इज इक्वल टू v2 अपॉन लैम्डा 2 है। तो जब n1 इज इक्वल टू n2 होगा तो v1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 अपॉन लैम्डा 2 भी होगा। यानी वहाँ से हम लोग लिखेंगे v1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 अपॉन लैम्डा 2। v2 को ले आए पक्षांतर करके इधर, और लैम्डा 1 को ले गए उधर, पक्षांतर हुआ, और इक्वेशन आ गया v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन का यूज भी कभी कभी न्यूमेरिकल जब हम लोगों से पूछता है तो उस न्यूमेरिकल में हम लोग करते हैं। और ये करते हैं न्यूमेरिकल में कि अगर किसी न्यूमेरिकल में देता है कि कोई तरंग जो है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी को अपरिवर्तित मान के n1 इक्वल टू n2 की कंडीशन करते हैं। और वहाँ पे जो अगर मान लीजिए कि दोनों माध्यम में वेग दिया है और एक का वेवलेंथ दिया हुआ है, जैसे v1 v2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 चार टर्म यहाँ पे हैं। v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या करता है? कोई भी तीन टर्म दे देगा और चौथा आपसे पूछ लेगा। जैसे v1 की वैल्यू दे दिया, v2 की वैल्यू दे दिया, लैम्डा 1 दे दिया, लैम्डा 2 पूछ लिया, तीनों की वैल्यू पुट किए, लैम्डा 2 निकाल लिए। यही सेम चीज़ चारों में से कोई भी चीज़ पूछ ले और तीन चीज़ की वैल्यू दिया रहे तो चौथा निकाल लेंगे। लेकिन चौथा निकालने के लिए यह एक स्टेटमेंट ध्यान में रखना जरूरी है कि माध्यम के बदलने पर तरंग की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जब यह आपको याद रहेगा बेटा, तभी आप क्या करेंगे, n1 इक्वल टू n2 मानेंगे, और वहाँ से आपका इक्वेशन ये निकल के आएगा v1 अपॉन v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, और आप वहाँ से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। साथ में जो संबंध होता है v इक्वल टू n लैम्डा, इसको भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक। इस पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी हैं, अगर उनको आप देखना चाहते हैं तो एक आध न्यूमेरिकल मैं आपको
दिखा देता हूँ।